नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है नया जीवन। बहुत ही मार्मिक कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। परेश और सृष्टि अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। इतना सन्नाटा था दोनों के बीच की एक सुई गिरने भर से जैसे पूरे मोहल्ले को पता चल जाता। बीच बीच में कमरे में चल रहा पंखा उस सन्नाटे को जैसे चीरता। दोनों के पास जैसे बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। अचानक बिस्तर पर सोए 15 दिन के बेटे के रोने की आवाज से वो सन्नाटा टूटा। सृष्टि मुन्ने को गोद में उठा उसे चुप कराने लगी, पर बच्चा शायद भूखा था। सृष्टि उसे अपने आंचल में छुपा दूध पिलाने लगी और रोता हुआ मुन्ना अचानक चुप हो गया। सृष्टि उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके कोमल हाथ, नन्हे नन्हे पैर देखने लगी। उसको यूं दूध पीते देख उसे उस पर प्यार आ गया। वो प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। उसको बेटे को यूं प्यार करता देख परेश का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में चिल्लाया, क्यों? आखिर क्यों इतना प्यार लुटा रही हो इस पर? क्यों इसके मोह में पड़ रही हो, जबकि पता है यह हमारे पास रहेगा ही नहीं। मैंने सब बात कर ली है। इसी हफ्ते मैं इसे इसकी जगह छोड़ आऊंगा। जितनी जल्दी हो इस आफत से पीछा छूटे। और मैं तो इसे अस्पताल से ही लाने को राजी नहीं था, पर सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से यहाँ लाया। कहता हुआ परेश गुस्से में भर गया और उस बच्चे को यूं देखने लगा मानो वह उसका बेटा नहीं कोई दुश्मन हो। साथ ही ऊपर देख करके बोला, क्यों भगवान, क्यों? आखिर ऐसे कौन से कर्म किए थे हमने? किन पापों की सजा दी है हमें, जो ये नपुंसक हमारा बेटा बन करके आया है? उसकी आवाज में दुख के साथ क्रोध भी था। सृष्टि एकदम से परेश की बातों को सुन करके रोने लगी। वो रोते हुए बोली, प्लीज परेश, प्लीज, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करती हूँ। अभी मुन्ना बहुत छोटा है, इसको अभी मेरी जरूरत है। यह मेरे बिना कैसे जी पाएगा? उसकी बात सुन के परेश पिघलने की बजाय और गुस्से में भर गया। अरे नहीं जीता तो ना जिए, वैसे भी जरूरत क्या है किसी को इसकी? इससे अच्छा है भगवान इसे। परेश पूरा वाक्य बोल भी नहीं पाया कि सृष्टि गुस्से में चिल्ला पड़ी, परेश खबरदार, जो आगे से ऐसा बोला भी तो। अरे तुम ऐसा कह सकते हो पर मैं नहीं। आखिर पूरे 9 महीने इसे अपनी कोख में रखा है, इसे जन्म दिया है। अरे तो क्या हुआ, पता भी है तुम्हें? अगर दुनिया को मालूम चल गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनके शोर से मुन्ना फिर रोने लगा। सृष्टि ने उसे चुप कराया और उसको लोरी सुना करके सुलाने लगी। जब मुन्ना गहरी नींद में सो गया तो उसको बिस्तर पर लेटा करके परेश के पास आई और बोली, परेश, मुझे पता है भगवान ने हमारे साथ सही नहीं किया, पर हम इस नन्ही सी जान को अपने से अलग करके कौन सा सही कर रहे हैं? बस या थोड़ा बड़ा हो जाए, होश संभाल ले, मैं खुद तुम्हें इसे दे दूंगी। कहती कहती सृष्टि अपने दोनों हाथ से अपने मुंह को छिपा करके फपक फपक कर रोने लगी। उसको यूं रोता देख करके परेश का दिल भी भर आया। उसने सृष्टि को अपने सीने से लगाया और उसे चुप कराने लगा। वो उसे चुप कराते हुए बोला, कहीं तुम इसके मोह में तो नहीं फंस जाओगी? इसको जाने दोगी? सृष्टि दिल पर पत्थर रख करके बोली, नहीं, तुम्हें जो करना है कर लेना, बस एक बार। सृष्टि पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाई, उसका गला रुंध गया था। वो अपने सोते हुए बेटे को देख रोने लगी। अपने से दूर करने के ख्याल से ही वो सिहर गई। इधर परेश बोला,
हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अड़ोस पड़ोस में किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो तुम जानती हो इस दुनिया को। उस दिन के बाद सृष्टि और चौकन्नी हो गई। अपने मुन्ने को ना किसी को हाथ लगाने देती, ना कभी उसे बिना कपड़ों के किसी के सामने लाती। इधर मुन्ना भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी बात सुलभ हरकतों से सृष्टि तो जैसे निहाल हो जाती, पर फिर जैसे अपने को संभालती। उसे पता था कि कुछ समय बाद तो उसका बेटा उसके पास रहेगा ही नहीं, उसको यहाँ से जाना ही होगा। कहते हैं ना कि जिस बात को जितना छिपाना चाहे वो उतनी ही ज्यादा उघड़ती है। यहाँ भी यही हुआ। सृष्टि और परेश की लाख कोशिशों के बाद भी ये बात जंगल की आग की तरह पूरी कॉलोनी में फैल गई। ऐसा भी नहीं कि कोई आम सी छोटी सी कॉलोनी हो जहाँ खुद के घर के बर्तन के खड़कने की आवाज भी बगल के घर में सुनाई दे। इतना पॉश एरिया था और हर पॉश एरिया की तरह यहाँ भी लोग अपने अपने में सिमटे थे। किसी को किसी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। पर हाँ, इस बात से तो ऐसे तिलमिला गए जैसे उनके ही घर में आग लगी हो। पता नहीं कैसे कुछ आस पड़ोस के लोगों को खबर हो गई। फिर तो बात पूरी फिजा में ही मानो घुल गई। ऑफिस से आते हुए रास्ते में ही लोगों ने परेश को रोक करके कहा और चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द इसको यहाँ से इसकी जगह नहीं भेजा तो उनको भी कॉलोनी में रहने नहीं देंगे, उन्हें समाज से निकाल देंगे। ये सब सुन इतनी सर्दी में भी सृष्टि के माथे पर पसीना छलक आया। उसका कलेजा मुंह को आ गया। पता था उसको एक ना एक दिन ये पल आने वाला है, पर जब आकर के खड़ा हो गया तो सृष्टि व्याकुल हो उठी। आज तक तो कैसे जैसे करके परेश को टाल रही थी, पर अब तो शायद वो मानने वाला भी नहीं है। वो तो वैसे भी कब से इसी मौके के इंतजार में बैठा था, कब इस बला से पीछा छूटे, और आज जब मौका खुद सामने से आया तो अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। सृष्टि को सोच में डूबा देख करके परेश बोला, क्या सोच रही हो अब? अरे अब सोचने का समय नहीं, कैसे करके मैं उनसे पीछा छुड़ा करके आया हूँ। मैं ही जानता हूँ मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने हमें। वो अपने ही बच्चे को ऐसे देख रहा है जैसे इन सब में उसका ही दोष हो, और वो उसका बच्चा नहीं कोई घर में बैठा दुश्मन हो। परेश ने बोलना जारी रखा, हमें जल्द से जल्द इसको यहाँ से भेजना होगा, नहीं तो हमारा भी जीना मुश्किल कर देंगे। बच्चा भले छोटा था पर इतना अंदेशा तो हो गया था कि इस तनाव की वजह वो ही है। उस शाम घर में अजीब सी खामोशी थी। नन्हा सा अंश समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके मम्मी पापा इतने खामोश क्यों हैं। उसके पापा तो वैसे भी उससे कभी बात नहीं करते। उसने उन्हें हमेशा ऐसे ही देखा। उसके बाल मन पर पापा की छवि ऐसी ही छप गई। शायद पापा ऐसे ही होते हैं, इसलिए उसे पापा की खामोशी उनका गुस्सा ज्यादा अखरा नहीं। पर उसकी माँ, वो तो कभी ऐसी नहीं करती हैं, हमेशा उससे प्यार से बात करती हैं। उसकी शैतानियों पर गुस्सा होने के बजाय हंसती हैं। फिर आज क्यों अलग हैं सबसे? बेचारा बच्चा कुछ नहीं समझ पा रहा था। आखिर जब उससे ये खामोशी सहन नहीं हुई तो उसने माँ का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी टार उठा करके फेंक दी। तड़ाक की आवाज से वो सन्नाटा टूटा। सृष्टि ने एक जोर का तमाचा बच्चे के गाल पर जड़ दिया। अंश को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, अंश नाम ही तो रखा था सृष्टि ने उसका। इस नाम से तो तिलमिला गया था शेखर। मत कहो इसे हमारा अंश, घिन आती है मुझे इससे। इधर सृष्टि उसको मार करके खुद ही फूट फूट करके रोने लगी। वैसे भी रोने का तो बहाना चाहिए था। दिल में दबा तूफान जरा सी आंधी से जैसे बह निकला। उस दिन सृष्टि बिना खाना खाए उठ गई। वैसे भी निवाला उसके हलक से उतर कहाँ रहा था। अंश बेचारा रोता रोता सो गया, पर नींद में तो उसने अपनी माँ का आंचल कस करके पकड़ रखा था। मानो उसे एहसास हो गया था कि अब ये आंचल उसके नसीब में नहीं है। इधर परेश सृष्टि को बुलाने आया, पर उसके कदमों की आहट सुन करके सृष्टि ने सोने का नाटक किया।
उसका यूं सोता देख परेश ने भी उसे नहीं उठाया, मानो आज की रात उसको अपने बच्चे के पास सोने की मोहलत दी हो। सच कितनी बेबस होती है एक स्त्री जो बस जिंदगी भर मोहलतों पर ही जीती है, और ये मोहलत की कीमत उसको एहसानों के बोझ तले दब करके चुकानी होती है। आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, बार बार अपने बच्चे का चेहरा देख रही, मानो अपने अंश को इन आंखों में भर लेना चाहती हो। फिर कभी देख भी पाएगी या नहीं, कैसे रह पाएगी, क्या कहेगी उससे? बच्चा तो कितना भी बड़ा हो जाए, एक माँ के लिए बच्चा ही रहता है। फिर ये तो अभी बहुत छोटा है, मुझ पर निर्भर है। कैसे उस अनजान दुनिया, अनजान लोग, नए माहौल में कैसे रह पाएगा? बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रुलाई रोक रखी थी, कहीं उसके अंश की नींद ना खुल जाए। नींद तो परेश को भी नहीं आ रही थी, पर उसका कारण अलग था। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था फटाफट सुबह हो और इस आफत से पीछा छुड़ाया जाए। यही तो अंतर होता है माँ और बाप के प्यार में। माँ तो अपने हर बच्चे को उस पौधे की तरह प्यार करती है जो चाहे फल दे या ना दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर पिता शायद फल देने वाले पौधे से ही प्यार करता है। पता नहीं आंखों ही आंखों में रात से कब सुबह हो गई, सृष्टि को पता ही नहीं चला। आज उसने सब कुछ अंश की पसंद का बनाया, पास्ता, बर्गर। अब कभी उसको खिला पाएगी या नहीं? खिलाना तो छोड़ो, उसको देख भी पाएगी या नहीं? पर अंश को भी शायद अनजाने तूफान का आभास हो गया। उसने बेमन से कुछ खाया। अंश को सृष्टि ने तैयार किया, नए कपड़े पहनाए, उसके बैग में उसकी जरूरत का सामान रखने लगी। उसको यूं सामान रखते देख अंश बोला, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं और आप केवल मेरा सामान क्यों रख रही हैं, आपका और पापा का? पर उसको उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। सृष्टि तो जैसे मशीन की तरह काम कर रही है। बस फर्क इतना था, मशीन में भावनाएं नहीं होती हैं पर उसमें हैं, और वही भावना आंखों के जरिए बहे जा रही हैं। अरे और कितनी देर लगेगी? अचानक परेश की आवाज से सृष्टि मानो होश में आई। वो अंश को लेकर के गाड़ी में बैठ गई, पर आज उसने अंश को पीछे की सीट की बजाय अपनी गोद में बिठाया। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला, सब खामोश थे, वो नन्हा बच्चा भी। ठिकाने पर आकर के परेश ने गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकते ही सृष्टि का दिल मानो बैठ गया। वहां के लोगों को देख, वो अजीब सा माहौल देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अंश का हाथ और कस करके पकड़ लिया। अंश भी पता नहीं क्यों सहम गया। उसने सृष्टि की उंगली कस करके पकड़ ली। दोनों परेश को पीछे चुपचाप चल दिए। वहां के लोगों को देख सृष्टि को बहुत घबराहट हो रही है। कुछ दूर चल करके परेश एक कमरे में आकर के रुक गया। वहां इन लोगों की मुखिया बैठी थी। परेश ने पहले ही सब कार्रवाई कर ली। उस मुखिया, जिसका नाम शांति था, जिसे सब अम्मा कहते थे, उसने अंश की ओर प्यार से देखा। उसको देखते ही अंश सृष्टि के पीछे छुप गया। सृष्टि ने बड़ी मुश्किल से अंश को अपने से अलग किया और अपने को संभालते हुए उससे कहा, आज से यह तुम्हारी अम्मा है, तुम इनके साथ रहोगे, जैसा कहेंगी वैसा करोगे। और उन्होंने अंश का बैग अम्मा को थमाया और उसकी हर छोटी सी छोटी बात समझाने लगी। पर अंश तो सृष्टि को छोड़ने को तैयार नहीं था। परेश ने जबरदस्ती उसका हाथ सृष्टि से छुड़ाया और अम्मा की गोद में थमा दिया। अंश मम्मी मम्मी कर रोता रहा। परेश ने सृष्टि को चलने का इशारा किया, पर सृष्टि तो जैसे बुत बन गई। उसके तो पैर ही वहां पर जम गए थे। परेश ने जबरदस्ती सृष्टि का हाथ पकड़ा और उसको लगभग खींचते हुए वहां से निकल गया। सृष्टि के कानों में अभी भी अंश के रोने की आवाज आ रही है। उसकी मम्मी मम्मी की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। गाड़ी में बैठते ही सृष्टि के सब्र का बांध टूट पड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की मानो नदी उफनाने लगी। घर आकर के सृष्टि मानो जिंदा लाश बन गई। अंश के बिना उसे ये घर
खाने को दौड़ता। घर के हर कोने से मानो उसे अंश की आवाज आ रही है। वह अंश के कमरे में गई, जो कमरा उसके लिए कभी पूरे घर की रौनक था। हाँ, केवल उसके लिए, क्योंकि परेश के लिए तो ये कमरा ही मानो अछूत था। आज वही कमरा आज अंश के बिना उसे खाने को दौड़ रहा है। और जब रह रह करके उसे अंश की याद आ रही है तो उसने उस कमरे पर ताला लगा दिया। पर कमरे पर ताला लगाना तो आसान था, मगर अंश की याद पर उनका क्या करें जो सृष्टि के रोम रोम में बसी थी। उन पर ताला कैसे लगाती और कहां से वो ताला लाए जिसे लगा सके। अंश से जुड़ी हर याद उसे ताले में बंद कर देती। सृष्टि ना ठीक से खा पी रही थी, ना जी पा रही थी। हर समय बस उसे यही ख्याल आता, पता नहीं अंश कैसा होगा, सही से खाया भी होगा या नहीं। उसको तो मेरे बिना नींद भी नहीं आती होगी। खाना भी मुझसे ही खाता था, और अगर खाने में जरा सा भी तीखा हो जाए तो आंख से कैसे आंसू बहने लगते हैं। इतने नखरे हैं खाने में, यह नहीं खाना वह नहीं खाना, वहाँ कौन उसके नखरे उठाएगा। और वो तो मेरे अलावा किसी की ऊंची आवाज भी सहन नहीं कर पाता। अगर किसी ने उसे जोर से बोला तो, और अंधेरे में कितना डरता है, कौन संभालेगा उसे अंधेरे में। रात को कमरे में हल्की रोशनी से ही सोता था। जाने कितने अनगिनत सवाल उसके जेहन में आते। एक माँ अपने बच्चे के अपनी नजरों के सामने होने पर भी हर पल उसकी चिंता में रहती है। फिर वो तो नजरों से क्या, उससे इस घर से बहुत दूर था। फिर आखिर कैसे चिंता नहीं करती। शायद ही दिन का कोई सा पहर होगा जब उसको अंश का ख्याल नहीं आया हो। आखिर कैसे जी पाएगी वह अपने अंश के बिना। कितनी दफा तो रातों को डर करके जाग जाती। परेश ने सृष्टि को बहुत समझाने की कोशिश करी, पर सृष्टि तो जैसे कुछ समझने को ही तैयार नहीं थी। कितनी बार तो उसने भगवान से भी शिकायत करी, जब उसका बेटा उसके पास ही नहीं रहना था तो क्यों उसको माँ बनाया। आखिर इन सब में उस मासूम का क्या दोष है। क्या सोचता होगा वह, कैसी है उसकी माँ। जब एक बच्चे को उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उसे अनजानों के पास एक नई दुनिया में छोड़ गई। कितनी नफरत करता होगा मुझसे, और शायद मैं उसकी नफरत के ही लायक हूँ। आखिर क्यों मेरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता। काश कोई ऐसी दुनिया होती जहां ना ये समाज होता, ना इसके बनाए नियम। फिर कभी भी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करती। पर गर ये काश जो सिर्फ कल्पना में ही अच्छे लगते हैं, अगर ये भी हकीकत बन जाएं तो शायद ये भी हकीकत के धरातल पर आकर के कड़वे लगेंगे। आखिर परेश ने उसे घर को बेच करके नए घर में शिफ्ट होने का निर्णय कर लिया। वैसे भी अब कॉलोनी वालों से नजरें मिलाना आसान नहीं था। फिर शायद नए माहौल में सृष्टि भी सब भूल जाए। इधर अंश तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहा, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। जो माँ उसे अपने से पल भर भी दूर नहीं करती थी, अनजानों के पास जाना तो दूर उनकी परछाई भी नहीं पड़ने देती थी, वो खुद आज इसको इन अनजान लोगों के पास एक नई और अनजानी दुनिया में हमेशा के लिए छोड़ गई। वो मासूम पता नहीं कितनी देर तक मम्मी मम्मी करता थक करके सो गया। उसको क्या पता अब उसकी मम्मी उसके पास कभी नहीं आएंगी। अम्मा ने उसे प्यार से अपने पास सुला दिया। जब उठा तो फिर मम्मी मम्मी करके रोने लगा। अम्मा ने अपनी एक शिष्या से उसके लिए उसकी पसंद का वो सब खाना मंगवाया जो उसकी मम्मी ने अम्मा को बताया था। अंश को जब खाने के लिए उठाया तो देखा वह बुखार से तप रहा था। डॉक्टर को बुला करके उसका चेकअप कराया। डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयां दी, पर अंश ना खाने को तैयार था और ना दवाई लेने से भी मना कर दिया। शांति जो सबकी अम्मा थी उसको बहुत समझाया, पर अंश ने तो मम्मी के पास जाने की रट पकड़ ली। आखिर जब बात नहीं बनी तो उसकी सृष्टि से फोन पर बात करवाई। सृष्टि ने उसे समझाया, मेरा राजा बेटा तो बहुत बहादुर बच्चा है, अगर आप ऐसा करोगे तो मम्मी को दुख होगा। चलो खाना खा लो, फिर दवाई भी लेनी है। जो अंश अभी कुछ सुनने को तैयार नहीं होता, पता नहीं आज कैसे मान गया।
शायद वो समझ गया इन अनजानों के पास ज्यादा जिद करना सही नहीं है। जिद भी बच्चे अपनों से ही करते हैं, तभी तो बच्चा अपने माँ बाप के सिवा किसी से जिद नहीं करते। फिर यहाँ तो सब उसके लिए गैर हैं। अम्मा ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया और दवाई दे करके सुला दिया। 2-3 दिन में उसका बुखार तो उतर गया, पर वह गुमसुम सा बैठा रहता। बाकी के लोग उसके साथ खेलते, उसका ध्यान रखते, पर वो किसी से नहीं बोलता। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर माँ उसको उसे यूं छोड़ करके क्यों चली गई। एक दिन जब वो अम्मा के हाथ से खाना खा रहा था तो उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। वैसे भी इतने दिन में वो अम्मा से थोड़ा घुल मिल गया था। कभी कभी उसको अम्मा में अपनी मम्मी दिखती थी। अम्मा, मैंने क्या किया था जो मम्मी मुझे यहाँ पर छोड़ करके चली गई? ना मिलने आती हैं, ना फोन पर बात करती हैं। मुझे तो मेरे पापा गंदे लगते थे, पर मेरी मम्मी भी गंदी बन गई। पापा ने उन्हें भी गंदा बना दिया। कहता कहता मासूम बच्चा उदास हो गया। नन्ही नन्ही आंखें जो कभी शरारत से भरी रहती थी, आज वहां सिर्फ और सिर्फ उदासी और आंसू हैं। अम्मा ने अपने हाथ धो करके हाथ अपनी ही साड़ी में पोंछते हुए अपनी गोद में बिठाया और प्यार से उसके प्रश्नों का उत्तर देने लगी। बेटा, ना तेरी माँ खराब है ना तेरे पापा, बस शायद हमारी किस्मत ही खराब है। भगवान ने हमें इंसान तो बनाया, पर अपूर्ण, जो इस समाज के लायक नहीं है। हम इस समाज में इसके बनाए खाके में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए हम उनसे अलग रहते हैं। हम इनके शुभ कामों में जा सकते हैं, हमारे आशीष की इनको कामना होती है, पर हम जैसे लोग इनकी जिंदगी का हिस्सा शायद कभी नहीं बन सकते। कहते कहते अम्मा की भी आंख भर आई। अंश का बाल मन ये सब गहरी बात तो नहीं समझा, पर हाँ इतना समझ गया कि अब उसको यहीं रहना है और यहीं उसकी अम्मा है। अम्मा को जब लगा कि अंश अभी ये सब नहीं समझ पा रहा है, तो प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराते हुए बोली, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस यह समझ लो अब तुमको यहीं रहना है, यहाँ के नियमों का पालन करना है। पहले कुछ दिन तो सृष्टि अंश से फोन पर बात करती। एक बार बड़ी मुश्किल से उससे मिलने भी आई, पर उसके बाद परेश ने उससे कसम ली कि अब कभी भी यहाँ नहीं आएगी, और सृष्टि भी चली गई और फिर कभी नहीं आई, क्योंकि अंश को एक बार छोड़ दिया, पर बार बार उसको यूं छोड़ना, उसका दिल तोड़ना उसे गंवारा नहीं हुआ। और उसकी आंखों में सृष्टि से वो अनगिनत सवाल, गुस्सा, आक्रोश वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहली बार वो अपने ही बेटे से नजरें नहीं मिला पाई, उसकी अपराधी जो बन गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। इधर सृष्टि फिर उम्मीद से थी और परेश नहीं चाहता अब यहाँ की छाया भी उसके आने वाले बच्चे पर पड़े। इधर डेरे में अब सब लोग अम्मा पर जोर देने लगे कि कब तक उसको ऐसे बिठा करके खिलाएंगे, इसको प्रशिक्षण देना शुरू करें, इसकी वेशभूषा सब बदलनी होगी, आखिर इसको भी तो यहाँ के नियम कायदे मानने पड़ेंगे। सबके दबाव में अम्मा ने अंश के लिए घुंघरू मंगवा लिए। कल से उसका भी प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। समय अपनी गति से भाग रहा था। समय आने पर सृष्टि एक स्वस्थ सुंदर बच्चे की मां बन गई। कितना सुकून मिला था उसे एक स्वस्थ बच्चे की मां बन करके, और राहत भी कि अब इस बच्चे को कोई उससे नहीं छीनेगा। पर पता नहीं क्यों आज उस अंश की और ज्यादा याद आ रही थी। क्यों नहीं वो इतना खुशनसीब हुआ? क्या वो उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहा? सोच उसकी आंखें नम हो गई। पर अब धीरे धीरे वह शायद अंश को भूलने लगी थी, या फिर समाज के बनाए नियमों के बंधनों में भूलने को मजबूर हो गई। परेश भी खुश था कि इस बार भगवान ने उसकी सुन ली। जब तक उसने बच्चे को अपनी आंखों से नहीं देख लिया, उसके मन की आशंकाओं को चैन नहीं मिला, और अपने बच्चे को अपनी आंखों से देखने के बाद उसने राहत की सांस ली। इधर सृष्टि को भी नए बच्चे के रूप में जैसे नई जिंदगी मिल गई। वो अपना पिछला दुख भुला अपने बच्चे में रम गई। अब वो बहुत मुश्किल से कभी कभार डेरे पर फोन करती और सिर्फ अम्मा से अंश का हाल चाल पूछ करके फोन रख देती। कुछ तो उसकी अपराधी महसूस करती थी,
कुछ उसके सवालों को सुनने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वैसे पता नहीं अब अंश भी उससे ना कोई सवाल करता, ना उसके पास जाने की जिद करता। इतनी छोटी उम्र में शायद जिंदगी से काफी कुछ सीख गया था। सबकी जिंदगी सामान्य गति से बढ़ रही थी, या शायद सब ने हालातों से समझौता कर लिया। इधर अम्मा के पास अंश के पैरों के लिए घुंघरू आ गए थे। आज जाने क्यों अम्मा का दिल उन घुंघरुओं को देख करके खनकने के बजाय दरक सा गया। कभी उन घुंघरुओं को देखती तो कभी उस मासूम का चेहरा उसकी आंखों के आगे आता। आज पहली बार वो क्यों कमजोर पड़ गई थी। उसने तो न जाने कितने पैरों में घुंघरू बांधे थे। फिर आज क्या हुआ। आज क्यों उसके हाथ इन घुंघरुओं से कपकपा रहे हैं। आखिर क्यों उसका दिल गवाही नहीं दे रहा है। वो कपकपाते हाथों और डबडबाती आंखों से उन घुंघरुओं को लेकर के अंश के पास गई। उसने देखा अंश अपने बैग के पास बैठा था और उसमें से कॉपी और पेंसिल निकाल करके कॉपी में कुछ लिख रहा था। ऐसा नहीं कि अम्मा ने आज ही उसे पढ़ते देखा है, पहले भी कई बार उसको पढ़ते देखा, पर शायद इस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अंश अपनी किताब में पूरी तरह डूबा हुआ था, साथ में कुछ बोल भी रहा था। अम्मा ने ध्यान से सुनने की कोशिश करी। वो पोयम बोल रहा था। वह पढ़ने में इतना तल्लीन था कि उसे कुछ होश नहीं था कि कोई उसे देख रहा है, उसके पास खड़ा है। आजकल वह धीरे धीरे अम्मा से काफी खुल गया था। डेरे के और सब चेले भी उसकी मासूम हरकतों पर निढाल हो जाते। शायद डेरे की रौनक बन करके आया था वो। अब वो भी कभी कभी अपना दुख भूल करके उनके साथ हंस खेल लेता था। वो भी इस परिवेश में धीरे धीरे ढलने लगा था, या फिर कोशिश कर रहा था ढलने की। बच्चे तो वैसे भी कच्ची मिट्टी के होते हैं, जिस आकार में ढालो वो ढल जाते हैं। अकड़ तो बस हम बड़ों में ही होती है, और उसी अकड़ में अपना आकार बदल ही नहीं पाते हैं। उसको यूं पढ़ता देख करके अम्मा ने अपने हाथों के घुंघरुओं को एक तरफ रख दिया और अंश के पास आकर के बैठ गई। उसको देख करके एक बार अंश के कॉपी में चलते हाथ थम गए। अम्मा उसकी कॉपी में देख करके बोली, अरे वाह, तुम्हें लिखना पढ़ना आता है। अम्मा की बात सुन करके अंश की आंखों में चमक आ गई। आज यहाँ पहली दफा किसी ने उससे पढ़ाई की बात करी थी। पहले घर पर तो वो और उसकी मम्मी दिन भर कभी कोई पोयम, कभी कोई कहानी सुनाते रहते। मम्मी भी उसे दिन भर पढ़ाती, पर यहाँ कभी किसी ने ना तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, ना इस सिलसिले में कोई बात करी। शायद पढ़ाई को वो अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानते थे, इसलिए उनके हिस्से तो बस घुंघरू ही थे। इसलिए जब अम्मा ने उससे उसकी पढ़ाई के लिए पूछा तो वो उत्साहित हो करके बोला, मेरी मम्मी मुझे बहुत पढ़ाती थी, उन्होंने ही मुझे यह सब सिखाया। देखो मेरे पास कितनी कहानी की किताबें भी हैं, देखो उसमें कितनी रंग बिरंगे तस्वीरें हैं। और वह अपने बैग में से अम्मा को किताबें खोल करके दिखाने लगा। हर कहानी जैसे उसको मुँहज़बानी याद थी। उसकी आंखों की चमक देख के अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उससे कहा, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ अम्मा, मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है और स्कूल जाना भी। मेरे साथ के बच्चे जब स्कूल जाते थे तो मम्मी से जिद करता था मैं, पर पता नहीं क्यों मम्मी मुझे स्कूल नहीं भेजती थी। घर पर ही मुझे ढेरों किताबें ला करके दी और घर पर ही मुझे पढ़ाती थी। कहती थी पढ़ लिख करके खूब बड़ा बनना। पढ़ाई से हम अपनी तकदीर और दुनिया की तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। देखना मैं भी एक दिन पढ़ लिख करके बहुत बड़ा बनूंगा। कहते कहते अचानक वो उदास हो गया। रात को अम्मा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में आज बहुत हलचल थी। दिल और दिमाग में मानो जद्दोजहद चल रही थी। दिमाग कहता, डेरे में सब लोग सही कह रहे हैं, अब इसका प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। इसके पैरों में घुंघरू बांधने होंगे। जितनी जल्दी हो सके इसको हकीकत से रूबरू करवाना चाहिए। ये ही हमारी जिंदगी की हकीकत है। पर दिल ना जाने क्यों तैयार नहीं था उसके पैरों में घुंघरू की बेड़ी बांधने के लिए।
अपने अंश की आंखों में पढ़ाई की लगन देखी थी। उसके हाथों में पकड़ी कलम से वो कितने सुंदर अक्षर बना रहा था। उन्हीं हाथों से जब वो ताली, अचानक ये सोचते ही वो अंदर तक सिहर गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई। उसका कंठ मानो सूख गया। उसने उठ करके अपने पलंग के पास रखी मेज पर रखे लोटे से पानी पिया। वो पानी पी करके लेट ही रही थी कि अपने बगल में सोए अंश को देख करके उसकी आंखें भर आई। मासूम कितना बेफिक्र सो रहा है, पर कितनी मुश्किल से ये बेफिक्री उसकी आंखों में आई, नहीं तो बेचारा डरा सहमा रहता था। वो उसकी सही से चादर उड़ा करके लेट गई। तभी अंश ने करवट ली और अम्मा के ऊपर अपना हाथ रख लिया। रात को जब डर जाता तब ऐसे ही सोता है। पहले तो वो हाथ रखने में भी झिझकता था, पर शायद अम्मा के प्यार ने ही उसे ये विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, और आज यही भरोसा है जो उसने हाथ अम्मा के ऊपर रखा है। अम्मा ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ फेरती है। माँ तो नहीं थी, पर वो माँ की भावना उसके अंदर कूट कूट करके भरी थी। भगवान ने भले उसे माँ बनने का गुण ना दिया हो, पर भावना तो अपने आप भर जाती है। उस पर भला किसका जोर है। उसने सोने की कोशिश करी, पर उसका दिमाग फिर दिल पर हावी हो गया। हम भला पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे, हम भला पढ़ लिख करके क्या करेंगे, हमारा तो पेशा ही यही होता है। और फिर आज तक डेरे में भला कौन पढ़ा है। पहले ही इस बच्चे को एक बिरादरी से तो अलग कर चुके हैं। यहाँ भी अगर दूसरे चेलों ने बगावत कर दी तो, इस मासूम को डेरे से निकाल दिया तो, नहीं नहीं, कहाँ जाएगा वह मासूम। अब और कहर नहीं बरपा सकती इस नन्ही सी जान पर। भगवान और इस समाज ने तो इसके साथ अन्याय किया है, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। भले वो किसी की माँ नहीं है और ना इसका सुख कभी उसे मिलेगा, पर पता नहीं कैसे उसका दिल एक माँ का हो गया। ना जाने वो यहाँ कितने ही चेलों की माँ है और एक माँ के रूप में अपना हर फर्ज निभाया है। जब भी कोई शिष्या को कोई मुसीबत आई तो सबने अम्मा को ही याद किया है, ठीक उसी तरह जैसे बच्चा मुसीबत में अपनी माँ को याद करता है। सबने यहाँ उसे एक माँ का दर्जा दे रखा है। शायद यही सब उसके व्यवहार में आ गया। तभी उसे याद आया कि उसने एक बार टीवी में देखा था, सरकार ने हमारी बिरादरी को भी बहुत सारे अधिकार दिए हैं, पढ़ने का, चुनाव लड़ने का। कितने ही लोग लीग से हट करके काम कर रहे हैं। और उसने टीवी में उन्हीं की बिरादरी की लक्ष्मी को भी देखा था, जो आज चुनाव में खड़ी होकर के सांसद हैं, टीवी पर आ चुकी हैं, उस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो फिर अंश क्यों नहीं पढ़ सकता है। पर आज तक तो इस डेरे में तो क्या, दूर दूर के डेरे में कोई पढ़ा नहीं है। तो क्या हुआ, कहीं से तो पहल करनी ही होगी ना। क्यों ना ये पहल अंश से हो। और पता नहीं उसने क्या निर्णय लिया और कल सुबह के इंतजार में सो गई। अब उसका दिमाग और दिल दोनों शांत थे। अगले दिन अंश के एकदम से जोर जोर से रोने की आवाज से अम्मा की आंख खुली। देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। रात देर से सोने के कारण आज अम्मा की आंख नहीं खुल पाई, नहीं तो वह तड़के सुबह जल्दी उठ जाती हैं। अंश भागा हुआ अम्मा के पास आया। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। उसके माथे पर बिंदी, ओंठों पर लिपस्टिक और पैरों में घुंघरू बंधे थे। वह अम्मा को कस करके चिपक गया। रो रो करके उसकी हिचकी बंध गई। अम्मा अचानक कुछ समझ नहीं पाई। सामने देखा तो डेरे की 2 शिष्या उसके पीछे पीछे भागी आई। उनके हाथ में अंश के लिए लड़कियों की वेशभूषा थी। वो अंश को कपड़े बदलने पर जोर डाल रही थी। अंश अभी भी अम्मा से कस करके चिपका हुआ था। वह बहुत डरा हुआ था। इस पूरे डेरे में इस समय शायद अम्मा की गोद ही उसके लिए सबसे महफूज जगह थी। अब तक अम्मा सब समझ चुकी थी। वो कुछ कहती उससे पहले उनमें से एक शिष्या बोली, अम्मा देखो तो इसे कितने नखरे दिखा रहा है। हमने सोचा आज से इसको प्रशिक्षण देना शुरू कर दें। पहले ही बहुत देर हो गई है और ये उसी देर का नतीजा है जो ये नखरे दिखा रहा है। और जितनी जल्दी हो सके यहाँ के तौर तरीके को अपना ले तो इसके लिए भी अच्छा है। पर ये तो कुछ समझने को तैयार नहीं है।
अम्मा की आंखें गुस्से से लाल थी। वह उन दोनों को डांटना चाहती थी, पर अंश को डरा हुआ देख करके अम्मा चुप हो गई। उन्होंने आंखों से उन शिष्यों को कहा, वहां से चले जाने का इशारा किया और अंश के चेहरे से आंसू साफ किए और उसे पानी पिलाया ताकि उसकी हिचकियां बंद हो। अंश रोते रोते बोला, अम्मा देखो तो ये सब मुझे क्या बना रही हैं। ऐसे कहती हैं अब तुमको ऐसे ही रहना है। यहाँ रहना है तो यहाँ के तौर तरीके भी अपनाने होंगे। मेरा चलना पहनना सब बदल जाएगा। मुझे ताली बजाना सिखा रही हैं। अंश लगातार रोए जा रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। हालांकि उसने डेरे पर सबको ऐसे ही देखा था, पर वो बालमन ये कहाँ जानता था कि ये अब उसकी जिंदगी का भी हिस्सा है। उसने अम्मा से गिड़गिड़ाते हुए बोला, अम्मा मुझे बचा लो, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत गंदा लगता है, घिन आती है मुझे। बाहर एक दीदी कहने लगी, गंदा लगे या अच्छा, अब तुम्हें ऐसे ही रहना है। अम्मा भी तुमसे यही सब करवाएंगी। अम्मा बताओ, क्या आप भी मुझे ये सब पहनाओगी? पर अम्मा बिंदी लिपस्टिक तो मेरी मम्मी लगाती हैं, आप लगाती हो, पर मैं क्यों? और मैं लड़कियों के कपड़े क्यों पहनूं? मासूम अंश के मासूम से सवाल सुन करके अम्मा का कलेजा फट पड़ा। अंश की बेबसी, उसका डर अम्मा साफ साफ महसूस कर रही थी। उसका डर अम्मा के चेहरे पर दर्द बन करके उभर आया था। उन्होंने खुद को संभालते हुए अंश के चेहरे से बिंदी लिपस्टिक साफ करी और अंश को अपनी गोद में उठा करके कहा, तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुमको पढ़ना है, बड़ा बनना है ना। अंश ने हाँ में गर्दन हिलाई। अम्मा अंश को पुचकारते हुए बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस मन लगा करके पढ़ाई करो। आज से पढ़ाई को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। तुमने बताया था ना, तुम्हारी माँ कहती थी कि पढ़ाई से तुम्हारी तकदीर और इस दुनिया की तस्वीर दोनों बदल सकते हो। बस अब तुम्हें वही करना है। अपनी तकदीर और इस दुनिया को तो नहीं पता, पर हमारी दुनिया की तस्वीर बदलनी होगी। अम्मा के चेहरे पर इस समय दृढ़ निश्चय था। नन्हा अंश अम्मा की बात को ज्यादा तो नहीं समझा, पर इतना समझ गया कि वह अगर उसको इन सब चीजों से कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ पढ़ाई। अम्मा की बातों से अंश को थोड़ी हिम्मत आई। अम्मा ने अंश को गोदी से उतारते हुए कहा, अभी तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं सबसे बात कर लूंगी। आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। नित्य कर्मों से फारिग हो अम्मा एक कमरे में गई और डेरे के सभी शिष्यों को वहां एकत्रित होने को कहा। डेरे के सभी लोग उस हाल में जमा हो गए। जब डेरे के सब सदस्य वहां जमा हो गए तो अम्मा ने बोलना चालू किया, आज मैंने तुम सबको यहाँ इकट्ठा किया है क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। सब अच्छे से सुन लो। और हाँ, यहाँ मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए, तुम्हारी आज्ञा मांगने के लिए नहीं, तुम्हें अपना निर्णय सुनाने के लिए इकट्ठा किया है। और मेरा निर्णय सर्वमान्य होगा, चाहे कोई सहमत हो या ना हो। अम्मा को डेरे पर जो रौब था, जो पदवी थी, उसी का नतीजा था कि सारी शिष्या अम्मा को दम साधे सुन रही थी। पर सबके मन में कौतूहल जरूर था कि आखिर अम्मा कहना क्या चाहती हैं, ऐसा क्या निर्णय लिया है। आज से पहले तो सबके सलाह मशविरा से निर्णय लेती थी अम्मा। नए से नए सदस्य से लेकर के पुराने से पुराने सदस्यों को अपने हर निर्णय में शामिल करती थी। सबको एक समान प्यार देती थी। कोई भी बेहिचक उनके पास किसी भी समय आ सकता था। फिर आज ऐसा क्या निर्णय लिया जिसकी खबर किसी को नहीं है। अम्मा ने अपनी बात जारी रखी, हमारा पेशा, हमारी बिरादरी का क्या काम है? लोगों के शुभ कामों में जाना, नाचना, बधाई देना, आशीष देना, ताली बजाना। हम सब यही करते आए हैं क्योंकि समाज ने हमें अपनी दुनिया से अलग कर दिया है। हम लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं रह सकते, उस समाज में नहीं रह सकते क्योंकि हम अपूर्ण हैं। इसलिए हम सब यहाँ हैं और मैं, तुम सब खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी शिकायत करके भी क्या फायदा, सब ने इस पेशे को अपनाया है।
शुरू में मजबूरीवश और अब किस्मत समझकर, और शायद अब और खुश भी हैं। पर एक बार, बस एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या हम सबको कहीं न कहीं एक मलाल नहीं है, एक टीस नहीं है कि क्यों नहीं हम कुछ और कर सकते हैं? क्यों हम समाज के और लोगों की तरह रह सकते हैं? क्यों हम कोई और पेशा नहीं अपना सकते हैं? माना भगवान ने हमको अपूर्ण बनाया है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम वो सब काम नहीं कर सकते जो एक आदमी करता है। अम्मा की बात अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रही थी। सब शांति से अम्मा को सुन रहे हैं। इतने सदस्यों के होते हुए भी वहां बिल्कुल सन्नाटा था। अम्मा ने कहना जारी रखा, अंश जो हमारे डेरे का सदस्य है और जैसा कि परंपरा है उसको भी अब हमारे रंग में रंगना चाहिए। नाचना, ताली बजाना, लड़कियों की वेशभूषा अपना लेनी चाहिए। पर नहीं, मैंने कुछ सोचा है। अंश यह सब नहीं करेगा जो हम आज तक करते आए हैं। अम्मा की बात से वहां बिल्कुल चुप्पी हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर अम्मा कहना क्या चाहती हैं। अम्मा की आवाज एक बार फिर हाल में गूंजी, अंश पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, यहाँ भले रहेगा, पर हमारे जैसा नहीं बनेगा। अम्मा की बातों से एक पल तो वहां सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ अम्मा क्या कह रही हैं। वहां पर कानाफूसी हो गई। कई लोग बगावत करने लगे, अम्मा की बात का विरोध किया। उस हाल में उनके शोर से अम्मा चिल्लाई, मैं मेरा फैसला सुना चुकी हूँ, ना कोई मुझसे सवाल करेगा, ना कोई विरोध करेगा। सब गुस्से में थे, पर अम्मा को जताने का साहस किसी में नहीं था। अम्मा सबको यूं ही अचरज में छोड़ अंश के पास आ गई। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। अम्मा ने उसे प्यार से कहा, आज से तुम्हारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। अब कोई तुम्हें यहाँ परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनने को नहीं कहेगा। तुम खूब पढ़ो, हमारी और खुद की तकदीर बदल दो। कहते कहते अम्मा की आंखें भर आई। अंश अब भी सहमा हुआ था। उसे अम्मा की बातों पर यकीन तो था, पर पता नहीं उसे उस यकीन पर विश्वास नहीं था, क्योंकि यकीन तो उसे अपनी माँ के ऊपर भी था, पर उसकी माँ ने भी उसका विश्वास एक बार तोड़ा था। इसलिए अब जल्दी से यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था। अम्मा ने अंश को नाश्ता कराया और बाहर आ गई। एक एनजीओ वालों को वो जानती थी, वह कई बार उनके डेरे पर आते थे। अम्मा ने उनको फोन मिलाया और सारी बात बताई। एनजीओ वालों ने अम्मा को निश्चिंत किया, कहा कि आप चिंता मत करो, आज से अंश की पढ़ाई का जिम्मा हमारा है। हम तो यही चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, और अगर वो बदलाव अच्छे के लिए हो तो हम पूरा सहयोग करते हैं और उनकी बहुत सहायता करते हैं। वैसे भी सरकार भी तो आपके जीवन के बदलाव के लिए कई कानून लाई है। अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का वक्त आ गया है। उनसे बात करके अम्मा को लगा कि उन्होंने गलत निर्णय नहीं लिया है। अम्मा ने फोन रख दिया। इस समय उनकी आंखों में एक नए बदलाव, एक नई सुबह का इंतजार दिख रहा था, पर एक डर भी था, क्योंकि कुछ बदलाव आसान नहीं होते और ये शायद उनमें से ही एक बदलाव था। जिस डेरे में हमेशा चहल पहल रहती थी, आज वहां मरघट सा सन्नाटा पसरा था। एक अलग सी खामोशी थी। अचानक इतने बड़े बदलाव से शायद सब अचंभित थे। कोई इसे समझने की कोशिश कर रहा था तो कोई इसे पचाने की, और कुछ तो यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम लोग की जिंदगी में इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। हमने तो हमेशा से अपने को इसी रूप में देखा है। तो वही कुछ लोग गुस्सा थे। अम्मा सब देख रही थी, समझ रही थी। उनको मालूम था कि यह बदलाव लाना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही अभी तो सब उसके रोब में दबे हुए हैं, पर आखिर कब तक? क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी को ज्यादा भी दबाया जाए तो वो उतने ही उग्र रूप से विद्रोह भी करते हैं। अम्मा को यही डर था, किसी ने अगर बगावत कर दी और डेरे में गुट बन गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। किसी भी बदलाव में अगर सबको साथ लेकर के चलते हैं तो उसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं और उसमें सफलता की गारंटी भी 100% होती है। पर अम्मा ये भी जानती थी कि इतने बड़े बदलाव में सबका साथ लेकर के चलना भी बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो इनको अभी यकीन ही नहीं है कि ये बदलाव सिर्फ अंश के लिए या उसी की
जिंदगी में ही नहीं आएगा, उन सब के लिए भी ये बदलाव एक सुनहरे भविष्य की राह दिखाएगा। पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? आखिर जब उसने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसके सामने मुश्किलें भी छोटी तो होंगी नहीं। कोशिश तो कर ही सकती है इन मुश्किलों को दूर करने की। यही सोच अम्मा ने अपनी एक सबसे विश्वास पात्र शिष्या को अपने पास बुलाया और डेरे पर इस बदलाव को लेकर के सबके मन में क्या चल रहा है ये बात जाननी चाहिए। उसने अम्मा को सबकी मनोस्थिति बताई। जो भी शिष्या अम्मा और उनके निर्णय से नाराज थी उनके नाम भी बताए। अम्मा ने मन ही मन कुछ सोचा और उस शिष्या को जाने को कहा। साथ ही आगाह भी किया कि उन सब पर नजर रखे, किसके मन में क्या चल रहा है सब खबर दे। इधर अम्मा ने एनजीओ के साथ मिलकर के सारी कार्रवाई कर ली। अगले हफ्ते से अंश को स्कूल शुरू हो जाएगा। उसकी नई यूनिफॉर्म, नए कॉपी किताब, बैग सब आ गए थे। अंश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कभी अपने यूनिफॉर्म को देखता, कभी नए कॉपी किताबों को। अम्मा को ये सब देख बहुत सुखद अनुभूति हो रही थी। अंश ने स्कूल जाना चालू कर दिया। नए माहौल में उसको सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ रही थी, पर अम्मा ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था कि वो जो कर रहा है लोगों को उसको अपनाना इतना आसान नहीं है। उसके रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी। डेरे में भी कई लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, पर तुमको इन सब पर ध्यान नहीं देना है। धीरे धीरे अब अंश का मन स्कूल में लगने लगा। इधर अम्मा को पता चले कि डेरे के कुछ लोगों ने गुट बना लिए हैं। यहाँ तक कि वो लोग नई अम्मा बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। अम्मा ने उन सब बगावती लोगों को अपने पास बुलाया। आज अम्मा उन सब से अलग अपनी कुर्सी पर नहीं बैठी थी। आज वो उन सब के बीच बैठी थी ताकि उनके मन में कोई हिचक, कोई डर नहीं रहे और वो खुल करके अपने मन की बात कर पाए। कहते हैं ना कि कभी कभी नेता को आम लोगों की तरह सोचना चाहिए। उनकी जिंदगी उनकी मनोस्थिति की तरह जीना चाहिए, तभी वो आम जन की समस्या अच्छे से समझ सकते हैं और उन्हें सुलझा सकते हैं। साथ ही आम जन को इससे यकीन होता है कि वो हमारे जैसे ही हैं। कभी कभी देखते हैं ना कैसे नेता चुनावों में गरीबों और आम लोगों को बीच जाते हैं, पर वो ये सब उनकी समस्या सुनने नहीं केवल और केवल वोट के लिए जाते हैं। काश की चुनावों में ही नहीं और दिनों में भी ये आम जन की समस्या जानने का प्रयास करें। अम्मा को अपने पास बैठे देख सारी शिष्या एक बार तो सकते में आ गई। अम्मा ने उनके कंधे पर हाथ रख करके सबसे पहले तो उनको यकीन दिलाया कि उनकी समस्या के साथ वो अकेले नहीं हैं। उनको सुनने को और उसका समाधान करने को वो हैं। अम्मा ने कहा, तुम्हारी जो भी समस्या है वह मुझे शांति से बताओ। सब पहले तो सब चुप रहे, पर अम्मा के प्यार से समझाने पर एक शिष्या बोली, अम्मा अंश ही क्यों, हम क्यों नहीं, हम भी तो आज तक यही सब करते आए हैं। हमने तो कभी कुछ अलग करने की सोची नहीं, तो ये भी तो हमारे जैसा ही है। फिर वो ये क्यों नहीं, वो सब कर रहा है जो आज तक हम सब करते आ रहे हैं। एक एक करके सब अपने मन की बात कह रहे हैं। अम्मा ध्यान से सबको सुनने के बाद बोली, जानना चाहते हो ना अंश ही क्यों? आज से पहले भी तो मैंने कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया है, अपने रंग में, यहाँ की परंपरा में ढाल दिया है। पर हम ये जानते हैं कि बदलाव कहीं से और कभी तो आएगा ही। ये समझ लो, अंश इस बदलाव के रूप में हमारे डेरे पर आया है, और अंश की इसलिए क्योंकि इसने ही कुछ अलग करने का सोचा जो आज तक हमने नहीं सोचा। हमने कभी इससे इतर कुछ करने का सोचा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है कि हम ये सब नहीं कर सकते। सरकार ने भी तो हमारे लिए कितने कानून बनाए हैं। हमारी ही बिरादरी के कई लोग मिसाल पेश कर रहे हैं। अम्मा ने कितने ही लोगों के नाम गिनाए जो बिरादरी उनकी ही है पर लीक से हट करके काम कर रहे थे। उनमें से एक लक्ष्मी भी थी। अम्मा की बात जारी थी, तुम सोचो अगर वंश कुछ बन गया तो हमारा इस डेरे का कितना नाम होगा। क्या पता अंश के बहाने हमारी भी तकदीर बदल जाए। और सिर्फ अंश ही क्यों, अगर डेरे का कोई भी सदस्य कुछ करना चाहता है तो मेरे पास आए।
पर मन में कुछ मत रखो, मेरे पास आओ, मैं हर उस सदस्य के साथ हूँ जो कुछ अलग करना चाहता है। अम्मा की बात शायद सबको समझ आने लगी थी। उसने भी मन में एक आस जगी कि वो भी कुछ कर सकते हैं। सब ने अम्मा से माफी मांगी और यकीन दिलाया कि इस बदलाव में वो अम्मा के साथ हैं। सच में आज अम्मा बहुत खुश थी। उनके सीने में जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। पहले वो और अंश अकेले थे इस बदलाव के साथ, पर आज पूरा डेरा अम्मा के साथ था। इधर अंश भी बहुत खुश था। वह डेरे में सबका चहेता बन गया और अब जब सब डेरे पर फ्री होते तो अंश उन सब को पढ़ाता था। उन सब का एक तरह से अध्यापक बन गया। आज इसी का नतीजा है कि अब वो लोग अपना नाम सही से लिखते हैं, अंगूठा नहीं अपने हस्ताक्षर करते हैं। आज तक डेरे का ऐसा माहौल नहीं था। सच में अब सब अंश और अम्मा के साथ थे, डर से नहीं, आपसी सहमति से। समय निकलता गया। इधर अंश की माँ को जब पता चला तो उनके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। चलो कम से कम वो पढ़ तो रहा है। फिर भी उनको लगा कितना पढ़ लेगा, आखिर बड़ा होकर के तो उसको यही सब करना है। उसने ये बात परेश को बताना जरूरी नहीं समझी। वैसे भी परेश तो कब का अंश को अपने शरीर का सड़ा हुआ हिस्सा मान करके अपनी जिंदगी से अलग कर चुका है। साल दर साल निकलते गए। अंश की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। अंश अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी मेहनत और लगन देख करके उसके अध्यापकों ने उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने को कहा। अंश ने पूरी तरह से अपने को पढ़ाई में झोंक रखा था। उसको पता था कि अगर मुझे अपनी तकदीर बदलनी है तो वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही बदलेगी और उसको दूसरे लोगों से ज़्यादा संघर्ष करना होगा, क्योंकि वो दूसरों से अलग भी तो है। डेरे के सब लोग भी उसकी पूरी मदद करते, उसका सहयोग करते। आखिर वो दिन भी आ गया जब अंश का चयन IAS के लिए हो गया। पूरे डेरे में जश्न का माहौल था। अम्मा जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। आज उनका सपना पूरा हुए उनका बदलाव रंग लाया था। पेपर, टीवी सब जगह अंश की ही खबर चल रही थी। कल पत्रकार लोग उसका इंटरव्यू लेने आएंगे। आज सच में अम्मा की छाती गर्व से चौड़ी हो रही थी। अंश ने सबसे पहले अम्मा के पैर छुए और उनको मिठाई खिलाई। दोनों गले मिल करके खूब रोए। डेरे के हर सदस्य की आंखें आंसुओं से नम थी। रात को अम्मा ने अंश की माँ को फोन किया। आखिर वो अंश की माँ थी, उनको भी तो पता चलना चाहिए। फिर कल पत्रकार भी आएंगे तो अगर अंश की माँ के साथ होगा तो अच्छा रहेगा। पर अंश इन सब से बेखबर था। जब सृष्टि को पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस बेटे को नकारा, बेकार, अपूर्ण समझकर उन्होंने कब का अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था, आज वो इस मुकाम पर है। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था इस बात की खुशी मनाए या क्या करे। अजीब पसोपेश में था। उसका मन हो रहा था कि जल्दी से जाकर के अपने बच्चे को गले लगा ले। बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। वो उलझन में थी कि परेश को ये सब बताए क्या, पता नहीं कैसे प्रतिक्रिया देंगे। पर शायद अब तो वह भी खुश हो जाए। काफी सोचने के बाद और हिम्मत करके आखिर उसने परेश को बता दिया। एक बार अंश का नाम सुनकर के परेश का मूड खराब हो गया, पर जब पता चला कि वह इतना बड़ा अफसर हो गया है तो वो मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसने सृष्टि से कहा, कल तुम डेरे पर अकेले नहीं जाओगी, हम दोनों चलेंगे। सृष्टि को परेश की बात पर यकाएक विश्वास नहीं हुआ। उसने परेश से कहा, तुम सच कह रहे हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? परेश ने उसे यकीन दिलाया तो सृष्टि उसके गले लग गई। अरे ओ परेश, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। सच भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सृष्टि ने महसूस किया जब वो परेश के गले लगी तो परेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो यूं ही भाव शून्य खड़ा था। पर सृष्टि इस समय इतनी खुश थी कि उसने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सृष्टि समय से पहले उठ गई। वैसे सोई ही कहाँ थी वो पूरी रात। सारी रात उसने आंखों में ही गुजारी थी। एक तरफ जहां अंश से मिलने की बेचैनी, दूसरी तरफ उसको डर भी लग रहा था कि अंश का सामना कैसे करेगी, जिसको उसने कब का छोड़ दिया। क्या वो उसको माफ कर सकेगा? और अगर परेश का मन बदल गया तो
पर उसका डर तब खत्म हो गया जब परेश भी समय पर तैयार हो गया। तैयार होकर परेश और सृष्टि डेरे के लिए रवाना हो गए। सृष्टि का दल बेचैन हो रहा था। उसका आज ये रास्ता मीलों लंबा लग रहा था। डेरे पर पहुंच वो अम्मा से मिले। अम्मा ने अपने एक शिष्य को अंश को बुलाने के लिए भेजा। सृष्टि की आंखें अपने बच्चे को देखने को तरस रही थी। उधर परेश न जाने क्यों बहुत असहज महसूस कर रहा था। इस जगह पर वह बिल्कुल खुश नहीं था। ये बात अम्मा ने भी महसूस करी। तभी कमरे में अंश ने प्रवेश किया। परेश सृष्टि उसकी तरफ पीठ करके बैठे थे। अम्मा ने अंश को सुबह सब बता दिया था। वो तो उनसे मिलना ही नहीं चाहता था, पर अम्मा ने काफी समझाने पर उसको मनाना पड़ा। उसको मानना पड़ा। वैसे भी वह अम्मा की कोई बात मानने से कभी इनकार नहीं करता था। अंश उन दोनों के सामने आकर के खड़ा हुआ। एक बार तो सृष्टि उसे देख करके जड़ हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहे। अंश ने अम्मा के इशारे पर उन दोनों के पैर छुए। सृष्टि ने तो उसे गले लगा लिया, पर परेश ने उसे हाथ उठा करके आशीर्वाद भी नहीं दिया। औपचारिक बातचीत के बाद परेश ने अम्मा से कहा, हम अंश से कुछ देर अकेले में बात करना चाहते हैं। अम्मा जाने को खड़ी हुई, पर अंश ने अम्मा को रोक लिया और बोला, आपको जो भी कहना है इनके सामने बोलिए। अम्मा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। पर अम्मा ने अंश को आंख से इशारा किया और बाहर जाकर के दरवाजा बंद कर दिया। इस समय कमरे में सिर्फ वह तीन थे। तीनों के बीच बहुत अजीब सी खामोशी पसरी थी। समझ नहीं आ रहा था कौन सा सिरा ढूंढें जिससे बात शुरू करें, क्योंकि हर एक सिरा तो वो लोग कब का काट चुके थे। आखिर परेश जिसने ये सारे रिश्ते तोड़े थे, उसी ने कहीं से ये एक सिरा ढूंढ वो चुप्पी तोड़ी। बिल्कुल सपाट और भावहीन शब्दों से बोला, बहुत खुशी हुई जो तुमने लीक से हट करके कुछ काम किया और आज तुम इस मुकाम पर हो। परेश ने भले कहा तो कि उसे बहुत खुशी हुई, पर उसकी बातों में अंश और सृष्टि समझ चुके थे कि जो बात उसके मुंह पर है वो दिल में नहीं है। परेश का बोलना जारी था, मैं चाहता हूँ जीवन में जब कभी हमें तुम्हारी जरूरत हो तो तुम अपना फर्ज अदा करो। आखिर हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा हमारे प्रति भी कोई फर्ज है। सृष्टि और अंश ये सुन करके अवाक रह गए। आखिर किस मुंह से ये अपने अधिकार की बात कर रहा है और कौन सा फर्ज याद दिला रहा है। सृष्टि को परेश की बातों में बहुत शर्मिंदगी और परेश उसको कोई शर्म नहीं थी। उसका बोलना जारी था, तुम्हारा भाई। ये बात उसने बहुत दबे स्वर में बोली, मानो ये कहने में भी उसको कितना कष्ट हो रहा है। मतलब हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है, वो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। भविष्य में हो सके तो उसकी मदद करना, और हमें भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मदद में पीछे मत हटना। तुम्हारी तो अब ऊपर तक पहुंच होगी, पर भगवान के लिए कभी उसको ना किसी को भी जाहिर करना कि हम तुम्हारे। कहते कहते परेश चुप हो गया। सृष्टि जो अभी तक शांति से परेश की बातें सुन रही थी, वो बुत बन गई। उसको यकीन नहीं हुआ कि परेश इस हद तक गिर सकता है। वो अंश के सामने और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अब उसको समझ आया आज परेश उसके साथ क्यों आया था। वो अपने ख्यालों में थी। तभी अंश बोला, आप चिंता मत करिए सर। अंश के मुंह से सर सुन करके परेश को जरा भी खराब नहीं लगा। बुरा तो शायद तब लगता जब वो उसे पापा कहता। शायद अंश समझ गया था, इसलिए उसने बेटे होने का फर्ज अदा कर दिया। आपको मेरे कारण कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। कोई नहीं जान पाएगा कि मेरा और आपका क्या रिश्ता है, पर हाँ, अगर मैं आपके कभी काम आ सकूं तो बहुत खुशी होगी। मेरी माँ मतलब अम्मा। अंश ने ये सफाई इसलिए दी ताकि सृष्टि के मन की शंका भी दूर कर सके। हालांकि अंश के मुंह से ये सुन करके सृष्टि का दिल धड़क गया और फिर खुद को समझाया गलत भी क्या कहा था। तभी अंश की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। उनके संस्कार मुझ में हैं,
जो मैं हर जरूरतमंद की सेवा करने को तैयार हूँ। आपकी भी मदद जरूर आने पर करूँगा। इतनी इंसानियत है मुझ में। अब आप जा सकते हैं। कहते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। परेश और सृष्टि जाने को खड़े हो गए। तभी अम्मा चाय नाश्ता लेकर के आ गई। उनको जाता देख अम्मा बोली, अरे अभी पत्रकार आते होंगे, अगर आप उनके सामने रहते तो। वैसे भी उनको अंश की माँ से मिलना था। अंश बोला, नहीं अम्मा, जाने दो उनको, सबके सामने ला करके इनको शर्मिंदा मत करो। वैसे भी उनको तो मेरी माँ से मिलना है और वह तो मेरे सामने है। अंश ने अम्मा की ओर इशारा किया और सृष्टि को देखा। सृष्टि सोच रही है, क्या गलत कह रहा है? माँ तो वो ही है, वो कहाँ माँ कहलाने लायक है। अम्मा को कुछ समझ नहीं आया। तभी पत्रकार लोग अंश का इंटरव्यू लेने आ गए। अंश अम्मा के सामने लाया। पत्रकारों ने सवालों की झड़ी लगा दी। एक पत्रकार ने पूछा, आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हो? तो अंश ने अम्मा की तरफ इशारा किया। पत्रकार ने उससे पूछा, आप अपने असली माँ बाप को जानते हो? उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहते हो? अंश अपने को संयत कर बोला, मेरी अम्मा मेरी माँ और बाप दोनों हैं। मैं इन्हीं का बच्चा हूँ और मुझे यह कहते हुए शर्म नहीं आती है, ना इन्हें मुझे अपना बच्चा कहते। और हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, किसी ने मुझे कभी कहा था कि पढ़ाई से मैं अपनी तकदीर और दुनिया की तस्वीर बदल सकता हूँ। बिल्कुल सच कहा था। पढ़ाई से न केवल मैंने मेरी तकदीर बदली, बल्कि मेरी दुनिया, जो कि ये डेरा है, इसकी तस्वीर भी बदली है। पर आपकी दुनिया जहां हमारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम अपूर्ण हैं। अफसोस, वहां की तस्वीर मैं आज भी नहीं बदल पाया, क्योंकि आप हमें अपनी दुनिया का हिस्सा ही नहीं मानते। पर हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, भले हम शरीर से अपूर्ण हैं, पर आपका समाज तो अपनी सोच से अपूर्ण है। अपनी छोटी मानसिकता की वजह से आज का समाज नपुंसक है, और उस नपुंसक होने से अच्छा है मैं जैसा हूँ वैसा सही। भले सरकार ने हमारे लिए कई कानून बना दिए, पर वह कानून कभी नहीं बन पाएगा जब आप हमें स्वेच्छा से अपनी जिंदगी का हिस्सा मानेंगे। वो दिन शायद कभी नहीं आएगा जब आप हमें शर्म से नहीं गर्व से देखेंगे। बोलते बोलते अंश का गला रुंध गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब तक अम्मा सब समझ चुकी थी। सब बिल्कुल चुप थे। तभी तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा डेरा गूंजने लगा। डेरे के सब लोग अंश के लिए तालियां बजा रहे थे। अंश अम्मा को लेकर के वहां से चल दिए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।